बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख गवाह है कि सल्तनत उस्मानिया जिन्होंने तोड़ी, पहली जंग अजीम करवाई, उसके बाद उन्होंने इसराइल का बालफोर डिक्लेरेशन का यानी क़याम की मंजूरी दी। फिर उन्होंने ही दूसरी जंग अजीम करवाई और उन्होंने दुनिया को इसराइल दिया। अब जब इसराइल का क़याम हो गया है और वो दुनिया की ताकत हासिल करना चाहता है, तो वो दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम छेड़ने जा रहा है। और शायद हम में से सब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन हम उस जानिब चले गए हैं जहां से कोई भी तीसरी जंग अजीम का पैमाना देखे बगैर शायद इस दुनिया से अब ना जाए। यानी आने वाली नस्लों की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितने भी लोग जिंदा है वो तीसरी जंग अजीम को होता हुआ देख रहे हैं। अभी वो फुल फ्लैच नहीं हुई, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। सूरत हाल ये है कि जिस दिन हिजबुल्लाह ने डायरेक्टली इस वक्त इस जंग में ओपनली ऐलान कर दिया कि अब हम फुल फ्लैच जंग में उतरे हैं, वो आप ये समझ लीजिए शुरुआत होगी और वो शायद होने जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लिबनान और इसराइल के दरमियान महाज इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि इसराइल के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 दिन में 125 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए हैं और ये छोटे लेवल के थे। और इसमें इसराइल के कई दर्जनों से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। जिस जंग को रोका जा रहा था कि वो रीजनल जंग ना बने, खित्ते की जंग ना बने, अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इसराइल ने वापस जाकर लिबनान में स्ट्राइक किया और उन्होंने वहाँ पर बड़ी तबाही की है। और उन्होंने वहाँ पर जो हमले किए हैं उसमें इसराइल के बहुत सारे फौजी मारे गए हैं, बड़े ज़ख्मी हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़कर बात यह है कि जो नफ्सियाती बीमारियां इसराइल के अंदर पैदा हो गई हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोगों से वो सारे इलाके खाली करवा लिए गए हैं जो लिबनान के बॉर्डर के साथ रखते हैं। यानी क्लियरली अब हम उस जगह जा रहे हैं कि जहां पर ये जंग खित्ते की जंग बनने जा रही है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। मामला ये हुआ है कि शाम के अंदर इसराइल ने किया है स्ट्राइक और उसमें उन्होंने काफ़ी लोग मारे। उन्होंने तो बकौल कहा है कि हमने 10 ईरानी मारे हैं। ईरान ने अभी तक इस बात को डिनाई किया है, लेकिन आप अगर हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों की तादाद देखें तो शायद इस वक्त हमास से ज़्यादा हमले उन्होंने किए हैं। मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन इस हमले के नतीजे में इसराइल में इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ी है, इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ी है कि आप ये देखें कि इस शख्स को देखें, ये जॉन बोल्टन, आपको याद होगा ये एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा जिसको ट्रंप ने उठाकर फेंक दिया था, उसे आर्टिकल लिखा है। और उस आर्टिकल की आप ज़रा हेडलाइन पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें कहा गया है कि वेस्ट में नाउ हैव नो ऑप्शन बट टू अटैक ईरान। अब वेस्ट के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची कि वो ईरान पर हमला करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये असल में क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग सारे का सारा वेस्ट यानी नेटो अब आगे बढ़े और आगे बढ़कर अमेरिका का साथ दे ताकि वो यमन पर हमला करे और फिर डायरेक्टली हम ईरान पर हमला करें। और इनके पास साथ उसने कहा है कि कोई ऑप्शन नहीं बची। देखिए, जॉन बोल्टन जैसे जो लोग हैं जब ये बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके पीछे बैठी होती है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। ये वो उनके नुमाइंदे हैं और ये उस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है जो बदतरीन जंगजू है, यानी हद से ज्यादा जो जंग फैलाने के लिए आगे रहते हैं लोग, ये उनमें शामिल है। इसका काम ये नहीं है कि ये दुनिया के अंदर अमल है। अब जब इस तरह की सूरत हाल आ जाती है तो आप ये समझ रहे कि जंग अब खित्ते की जंग बनने जा रही है। अब इस दौरान सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि इसराइल को आज शदीद नुकसान उठाना पड़ा है, उसके बहुत ज़्यादा फौजी मारे गए हैं। अगर हम सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो आप ये देखें कि इस वक्त इसराइल की फ़ौज के तकरीबन उन्होंने कुल मिलाकर कहा है कि हमने टैंक, फौजी गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ों समेत 1100 के करीब हमने तबाह कर दी हैं। और इसके साथ अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि आज की अगर सिर्फ बात करें तो इजरायली फ़ौज के टैंक्स और इनकी फ़ौजी गाड़ियाँ बुरी तरह तबाह हुई हैं। अब इसराइल के पास असल में असला कम पड़ता जा रहा है। अमेरिका से आ ज़रूर रहा है, लेकिन जिस तादाद के अंदर पहले आ रहा था, चीज़ें आ रही थी, वो काम नहीं हो पा रहा। आप ये देखिए कि इस वक्त इसराइल के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है और उन पर जो नफ्सियाती इशू इस वक्त पैदा हुआ है
वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी उनके जो लोग हैं एक तरफ वो बेरोजगार हो रहे हैं, इसराइल की इकोनॉमी डाउन हो रही है, इलाज से बिजनेस डाउन हो रहा है, यमन से जो मामला सामने आ रहे हैं जो उनके यहाँ कंटेनर्स नहीं पहुंच रहे, और कंटेनर्स के साथ साथ उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है कि माल नहीं जा रहा, ना इंपोर्ट पूरी हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है। तो उनके लिए अब तक ये सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उनको समझ ही नहीं आ पा रही। आप ये देखें कि इजराइल की आज एक फौजी गाड़ी थी, एक बारूदी डिवाइस रखी हुई थी, तो उसमें उड़ाकर उन्होंने रख दिया। तो कुल मिलाकर आप ये देख लें कि इस वक्त गुज़श्ता 3 दिनों में जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है उसमें पता ये चला है कि 200 से ज्यादा मिसाइल जो हैं और ड्रोन्स इजराइल पर मारे गए हैं। ये दावा किया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से, और इजराइल का कहना यह है कि नहीं जी तकरीबन 125-150 के करीब ये फिगर है, यानी उनकी जानिब से कहा गया। और इतने ज्यादा फौजी उनके मारे गए हैं, इस वक्त शदीद उनका नुकसान हो रहा है। ये अब तक का इजराइल का सबसे ज्यादा होने वाला जो बड़ा हमला है जो लिबनान की साइड से हुआ वो ये है। तो इजराइल के लिए पोजीशन उनकी क्लियर बिल्कुल नहीं है। अब उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बची हुई है जो वो लेकर चल रहे हैं, ये जंग को वो बढ़ाते जा रहे हैं, डेली उनके मरते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज तय हो रही है और वो प्लानिंग ये हो रही है कि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हो, आपको याद होगा कि 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया था अमेरिका की जानिब से पहले कि आपने इस जंग को खत्म करना है, जिसको बढ़ाकर 7 जनवरी कहा गया। अब अमेरिका ने क्या काम करना है छोड़े, इजराइल अब क्या कर रहा है, जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए उसके नुमाइंदे हैं वो उसके जरिए माहौल ये बना रहा है कि न्यू ईयर शुरू होगा जैसे तो हमने ईरान के ऊपर हमला कर देना है। और इसमें वो कह रहे हैं कि यूरोप को भी तैयार करें, अमेरिका को भी तैयार करें और बाकी ताकतों को। और वो कह रहे हैं कि ये हमला हम स्टार्ट करेंगे थ्रू यमन, यानी यमन को पहले टैकल करेंगे, या फिर एक और बड़ा काम हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा हमला या कोई खुद ये कर लें, खत्ते के किसी जहाज को तबाह कर दें, कुछ भी कर दें, या पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका का अपना ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दें, कोई उसका डिस्ट्रॉयर तबाह कर दें, कोई किसी जगह न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसके ऊपर कोई हमला कर दे। ये सारी सूरत हाल करके आपने डायरेक्टली ईरान पर इल्ज़ाम लगाना है और उसके बाद चढ़ दौड़ना है। ये असल में इस वक्त प्लान बनाकर बैठे। अगर हम खित्ते की आप जंग देखें तो हिजबुल्लाह ने तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जंग की इब्तिदा कर दी हुई है, ओपनली फुल फ्लेज नहीं हुआ, क्योंकि फुल फ्लेज होगा तो वो बहुत ज़्यादा तबाही की सूरत हाल है। और याद रखिएगा हिजबुल्लाह के पास इस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ईरान की वजह से उनको मिली हुई है कि असल में ईरान ने उनको बहुत ज़्यादा मिसाइल और ख़ास मिसाइल प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं, जो उन्होंने कहा है कि आप संभाल कर रखिए, जैसे ही फुल फ्लेज होगी तो आप ये इजराइल के ऊपर दाग देंगे। तो यहाँ पर जो लड़ाई उनकी जारी है वो हिजबुल्लाह की जब एंट्री होगी पूरी तरह भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जब ये फुल फ्लेज होगी तो फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका का और इजराइल का जो जंग जीतने का इम्कान है वो तकरीबन बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखिए जो रशियन फिलोसफर है उसने, या जो वहाँ तजियागार उसने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है। उसने कहा है कि इस खत्ते के अंदर जो बड़ी जंग है वो अब नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये जंग होनी ही होनी है, आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक चीज जरूर होगी, उस बात की मैं आपको छोटी देता हूं, और वो ये है कि इजराइल का क़याम खत्म हो जाएगा। आपने एक चीज बड़ी अजीबोगरीब देखी, शायद बहुत सारे लोगों ने ना देखी हो, कि आप अगर इस वक्त रूस का मीडिया देखेंगे तो सुबह शाम 24 आवर्स रूस के अंदर एक ही बात चली है और वो एंटी इसराइल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यानी इसराइल को वो क्लियरली कह रहे हैं कि दहशतगर्द है, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है। दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह जितने तजिए हो रहे हैं वो सारे इसराइल के खिलाफ है। एक भी शायद ऐसा नहीं है जो हमास के खिलाफ चल रहा। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पुतिन इस जंग में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपनी आवाम को अपने मीडिया के जरिए पूरी तरह मोटिवेट कर दिया है और कह दिया है कि देखो इसराइल ये काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका असर इसराइल पर इतना ज़्यादा आ रहा है कि 16 लाख के करीब जो रशियन इसराइल के अंदर रहते हैं वो भी इनडायरेक्टली इससे मुतासिर होंगे। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रख लें, अगर रशिया इस जंग में कूद पड़ता है, जो कल को जब बढ़ती है, तो वो अपने सिटीजन्स को कहेगा कि आप इमीडिएटली इसराइल को छोड़ दें। देखिए जब इसराइल के ऊपर जंग होगी तो जाहिर सी बात है इसराइल के अंदर रहने वाले लोगों ने जाना ही जाना है। जो रशियंस होंगे, चूंकि उन्होंने जो जब नेशनैलिटी थी, सबसे पहले तो रशियन नेशनैलिटी थी ना उनके पास,
बाद में उन्होंने ली थी इसराइल की नेशनैलिटी। तो उन्होंने हलफनामे जमा करवाए हुए हैं कि जब ये लड़ाई होगी, कभी भी रूस के खिलाफ कोई इकदाम होगा तो हम असल में रूस के साथ खड़े होंगे और किसी भी फौज का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो रूस और जब इजराइल आमने सामने होंगे तो ये मामला भी बड़ा क्लियर हो जाएगा, वो अपने लोगों को बुलाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो रशियंस हैं उन्होंने रशिया ही जाना है, और कहाँ पर जाना है। अगर रशिया के अंदर जंग छिड़ेगी तो जाहिर सी बात है, वो 16 लाख अगर लोग कोई उधर रहते हो जिनके पास इसराइली कोई और मुल्क की नेशनैलिटी होगी तो वो उस मुल्क जाएंगे। ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो इसराइल के अंदर जब जंग छिड़ेगी, ये बात इसराइल को खटक रही है कि जिस तरह रूस ने पूरी तरह चीजें टर्न की हुई हैं, क्योंकि आप देखिए अमेरिका जब साथ देगा, जाहिर सी बात है, तो फिर रूस ने यमन का, ईरान का साथ देना ही देना है। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। अब उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा है, जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो 16 लाख लोगों को रूस कॉल करेगा कि आप वापस पहुंचे अपने मुल्क के अंदर और आप इलाके छोड़ दें। ये तो नहीं होगा। और वैसे भी इसराइल के अंदर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा बुज़दिल साबित हुए हैं, उनमें वो जज्बा नहीं है, वो चीज़ सारी दुनिया ने देख ली है। आप ये देखें ना कि अभी हमला हुआ तो साथ ही उन्होंने 2.5-3 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हमें नफ्सियाती बीमारी हो गई है। फौज के अंदर उनके इतनी ज़्यादा डिसऑर्डर मेंटली तौर पर हो रहा है, मेंटल इलनेस उनकी बढ़ती जा रही है। अस्पताल के अस्पताल वहाँ पर भरे हुए हैं, लोगों का वहाँ पर एक के बाद एक बुरा हाल होने का सिलसिला जारी है। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने मैनेज करके रखी है। देखिए हिजबुल्लाह का जहाँ तक स्टैंस है, एक बात समझ लें कि उनके पास उसी तरह के लड़ने वाले मौजूद हैं जैसे हमास के पास मौजूद है। और अभी तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमास की जो सुरंगें हैं वो कितनी दूर तक जाती, क्या वो आगे हिजबुल्लाह तक जाती हैं। क्योंकि आप ये देखें उन पर खाने पीने की चीज़ें, माल, ये वो, ये सारा कुछ पहुंच रहा है। इसराइल ने असल में अभी तक ये सोचा हुआ है, शायद उसका एक ख्याल है जो कि वो मीडिया के थ्रू वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इस जंग को 6-7-8 महीने तक ले जाएंगे तो हमास के पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, उनके पास लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो फिर हम इनको बिल्कुल यानी दीवार से लगा के इनको मार सकते हैं। उधर उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया है। उन्होंने कहा है हमास की जानिब से, उनके तर्जुमान ने आकर कहा, उन्होंने कहा जिस तरह तुम लोग जिंदगी से मोहब्बत करते हो, हमें मौत से इश्क है। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हमें मौत से इश्क है। वो इसलिए हमें इश्क है क्योंकि हमारे लिए हमने जो रिवॉर्ड लेना है वो दुनिया से नहीं लेना, वो दुनिया के बाहर एक दुनिया है उससे लेना है। तो उसने कहा हम तो बल्कि तैयार बैठे हुए हैं कि हम लड़ें, हम इस दुनिया से जाएं, और हम इसलिए बिला खौफ तुम्हें मारे, तुम्हारे टैंक्स तबाह करें, आगे बढ़कर मारे। और साथ उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इसराइल के फौजियों के पास 4 ऑप्शन है सिर्फ, या तो इस जंग में हमारे हाथ से मारे जा रहे हैं, या हम उनको कैद कर लेंगे पूरी तरह, या फिर हम उनको परमानेंटली डिसेबल कर देंगे कि वो लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, या चौथी चीज ये होगी कि वो मेंटल इलनेस का शिकार होंगे। अगर आप देखें तो इस जंग के अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमारा देख लो, हम उस मुकाबले के अंदर हमें खौफ ही कोई नहीं है, हम अपने खौफ खत्म करके आए हुए और हम लड़ाई करें और हम तुम्हें मार रहे, हम सारा कुछ करें। हुआ ये है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया। इन्होंने काम ये किया कि जो बॉर्डर के साथ इलाके थे लोगों के, उनके घर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको इसराइल की, जो आप जानते हैं कि इनकी जो मिलिट्री के पास कितना ज़बरदस्त आईटी इक्विपमेंट है, उन्होंने उसको हैक कर लिया। अब उन्होंने हैक करके तो उनके सीसीटीवी कैमरों को वो देख रहे थे और वहाँ से उन्होंने कई जगहों पर इनके फौजी मारे और हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स को भी मारा। तो अब उन्होंने काम ये किया, उन्होंने अपने तमाम लोगों को कहा कि आप सीसीटीवी कैमरे बंद कर दें, तमाम सारे घर वाले बंद कर दें ताकि वहां तक ना जा सके। अब इस सारी सूरत हाल में इसीलिए उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने 200 ड्रोन्स और 7 मिसाइल यानी तकरीबन पिछले 2 दिन में मारे। और आज इजराइल की मिलिट्री बेसिस के ऊपर शदीद हमले हुए हैं, जिसके बाद की सूरत हाल पहले से ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम अब ये कह रहे हैं कि अब नए साल में जो एंट्री होगी उसमें हम ईरान पर हमला करेंगे। अमेरिका ने इनको कहा था कि आप जंग खत्म करेंगे 31 जनवरी और फिर 7 जनवरी की लाइन दी थी। अब शायद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका घुटने टेकने जा रहा है, क्योंकि आप इजराइल की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। लड़ने वाली ताकत नहीं, बेशर्मी वाली ताकत, जिसमें वो कंट्रोल करते हैं, चाहे वीडियो के जरिए करें, चाहे वो उनके बंदे बैठे हों। जैसे जॉन बोल्टन अब उठकर कह रहा है जी नहीं वो सारा वेस्ट आए, उसको पता है वेस्ट ने इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरह डच आर्मी चीफ ने उठकर कहा है कि हम ये काम करेंगे रशिया के खिलाफ, तो इजराइल को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि वो
रूस के खिलाफ भी खड़ा हो जाए। तो ये असल में अब तक की जो वजह है, जो लड़ाई की वजूहात बन रही है, वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होती जा रही। सो आने वाले वक्त में अगर हम देखें कि एक टाइम पर फ्यूचर के अंदर रूस अगर शाम से या किसी भी जगह से इसराइल से लड़े तो आप कोई सरप्राइज ना होइएगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। ये सारी दुनिया को पता है कि ऐसा होने जा रहा है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त। तो रूस ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया था माजी की, जब ये सोवियत यूनियन थी, क़याम के लिए इसराइल का। तो वो अलग बात है कि आज उनका झुकाव पुतिन का मुसलमानों की जानिब है। तो चीज़ें बदलते हुए टाइम नहीं लगता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।